हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पे जीके जीएस को डिस्कस करेंगे। ठीक, यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का इतिहास। किस तरह से भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, क्या क्या स्रोत हैं, इन सब को हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम बेसिकली जानेंगे कि भारत के इतिहास में भारत को किस किस नाम से जाना जाता है, कितने भागों में बांटा गया है, और साथ ही हम देखेंगे कि ऋग्वेद के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर में जो हमारा उत्तर होता है, यहाँ दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ठीक, ऐसे है हमारा, है ना। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तट तक हमारा जो भारत का नक्शा है कुछ इस तरह से है ना, ऐसे। तो उत्तर में जो हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तट तक जो फैला हुआ है उपमहाद्वीप, उसे ही भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तट तक फैला हुआ उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? जो तीनों ओर से समुद्र से पानी से घिरा हुआ हो। ठीक, भारत जो है तीनों ओर से समुद्र से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे उपमहाद्वीप कहते हैं। अब देखो, आप देखोगे ये भारत कुछ इस तरह से है। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये जो तीनों पोर्शन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पानी से घिर रखा है। ठीक, ये पूरा तीनों पोर्शन पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे उपमहाद्वीप कहते हैं। ठीक, इसीलिए उपमहाद्वीप जो है तीनों ओर से पानी से घिरा रहता है, उसे हम उपमहाद्वीप कहते हैं। अब हम भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, चलिए आते हैं उसी पर। उत्तर में हिमालय, हमारा जो ये हिमालय पोर्शन है, हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तट तक जो फैला हुआ है, इसे हम भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। मतलब इस पोर्शन को हम भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। ठीक, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष कहते हैं। जो काव्य हैं हमारे पुराणों हैं, उसमें भारतवर्ष के नाम से भारत को जाना जाता है। इसका मतलब होता है भारत का देश। ठीक, यहाँ के निवासियों को, क्योंकि ये भारत इसका नाम है, तो यहाँ के निवासियों को क्या बोलेंगे? भारतीय कहेंगे। ठीक, यहाँ के निवासियों को भारतीय कहा जाता है, अर्थात भारत की संतान। यूनानियों ने भारत को इंडिया बोला है। जो यूनानी लोग आए थे भारत, उन्होंने भारत को इंडिया बोला है। वही मध्यकालीन जो मुस्लिम थे, उन्होंने इसे हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। ठीक, जो मुस्लिम इतिहासकार थे मध्यकालीन वाले, उन्होंने इसे हिंद और हिंदुस्तान के नाम से इंडिकेट किया है। चलिए यहाँ हम देखेंगे कि भारत को कैसे बांटा गया है। भारत को 3 भागों में बांटा गया है। एक प्राचीन भारत, दूसरा मध्य और तीसरा आधुनिक भारत। यहाँ हम पहले प्राचीन भारत को डिस्कस करेंगे, उसके बाद मध्य, फिर आधुनिक। फिलहाल तो हम इस वीडियो में प्राचीन भारत डिस्कस करेंगे और उसमें हम ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। ठीक, ऋग्वेद के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए प्राचीन भारत को पहले देखते हैं। जो प्राचीन भारत है, इसको भी 4 स्रोत हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं 4। कौन से? एक हमारा धर्म ग्रंथ है, दूसरा है हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है हमारा विदेशियों का विवरण, और चौथा है पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक, सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ठीक, धर्म ग्रंथ एवं जो ऐतिहासिक ग्रंथ से हमें मिला है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद। भारत का जो सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है वो है वेद, जिसके संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। ठीक, संकलनकर्ता वेद के हमारे वेद भी हमारे 4 हैं। यहाँ हम ऋग्वेद के बारे में डिस्कस करेंगे, बाकी 3 वेद को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। जो ऋचाएँ होती हैं उनके क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें हमारे 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। कितने हैं? 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले को हम बोलते हैं होत्र।
जो ये वेद के ऋचाएँ होती हैं, जो इन ऋचाओं को पढ़ते हैं, उन्हें होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक। विश्वामित्र के द्वारा जो रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। ठीक। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को जो है खिल कहते हैं। जो ऋग्वेद के 8वें मंडल की जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं, उन्हें खिल कहा जाता है। ठीक। और साथ ही चातुर्वर्णी समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त हैं, जिसके अनुसार 4 जो हैं हमारे वर्ण हैं। ठीक है, 4 हमारे वर्ण हैं। वो वर्ण कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है हमारा ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः ब्राह्मण, ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण जो हैं ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं। क्षत्रिय जो है ब्रह्मा की भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं। वैश्य जांघाओं से और शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा मानना है। ठीक। जो हमारे वामनावतार की 3 पगों के व्याख्यान, जी हाँ व्याख्यान होगा। ठीक। जो वामनावतार के 3 पगों के व्याख्यान का प्राचीनतम जो भी स्रोत है वो हमारा ऋग्वेद है। जो हमारा वामनावतार के बारे में आप जानते होंगे, जिन्होंने 3 पग जो है मांगे थे। 3 पग में इन्होंने धरती, आकाश, पाताल तीनों को जो है कवर कर लिया था। तो इसका जो है व्याख्यान प्राचीनतम स्रोत जो है वो ऋग्वेद ही है। सबसे पहले ऋग्वेद में ही इसका जो व्याख्यान मिला था। ठीक है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में हमारे इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। सो इसी के साथ हमारा जो है ये ऋग्वेद जो है कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। वीडियो को लाइक करें और इसे कम से कम अपने 2 दोस्तों को शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।